हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिंदी सेमेस्टर आपके थर्ड फोर्थ में ये हिंदी आपको मिलती है। हिंदी ए कराने वाला हूँ, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें जो आपकी सेकंड यूनिट है उसका पार्ट तीसरा करा रहा हूँ, मलबे का मालिक। ये कहानी है और इस कहानी को लिखा है मोहन राकेश ने, DU सोल NC वेब। इसके अलावा और भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, अगर आपके सिलेबस में मलबे का मालिक कहानी है तो आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो एकलव्य स्नातक 1 के नाम से। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप PDF नोट्स वहाँ पे डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। देखिए, यूनिट सेकंड जो है इसमें 2 स्टोरी है। एक स्टोरी थी नमक का दरोगा, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपने नहीं देखी वीडियो तो उसको देखो। इसके बाद सेकंड स्टोरी आपकी मलबे का मालिक, जो कि मोहन राकेश ने लिखी है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस मलबे के मालिक स्टोरी को सबसे पहले हमको समझना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है मलबे के मालिक कहानी जो है इसकी समीक्षा कीजिए, या फिर इसके कथानक के बारे में पूछ लेते हैं, किसी कैरेक्टर के बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको सब कुछ जानने से पहले आपको इसके मलबे का मालिक जो स्टोरी है वो समझनी पड़ेगी, क्योंकि कथानक, विषय वस्तु, भाषा शैली ये सब बाद की चीज़ें हैं। जब तक आपको स्टोरी ही समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे का कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से स्टोरी को देखो, स्टोरी को समझो, फिर आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन भी बताऊँगा। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ना, ये मोहन राकेश ने लिखी है। इसमें मोहन राकेश ने जब देश का विभाजन हुआ था, यानी भारत का जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब की ये स्टोरी बनाई है। और विभाजन के दौरान जो लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी, लोगों के घर टूट गए, ठीक है, कईयों का घर चला गया, वो ज़मीन जो कभी उनकी होती थी, वो घर जो कभी उनका होता था, वो उनका नहीं रहा। ठीक है, अपने ही देश में वो पराये हो चुके थे, उनको अपना देश छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सारा का सारा दर्द तकलीफ जो है विभाजन का, इस स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा कि विभाजन में किस तरीके से लोग भारत से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से भारत की तरफ आए थे, और उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या त्रासदी होती है, क्या क्या क्रूरता होती है, अराजकता आपको देखने को मिलेगी, लोगों की जान चली गई, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको इस स्टोरी में मिलेगा। तो इस स्टोरी के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरेक्टर की, पात्र। तो इस स्टोरी में जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जो है वो भारत छोड़कर चला जाता है बंटवारे के समय में पाकिस्तान में, और लाहौर में जाके रहने लग जाता है। भारत में अमृतसर में इसका घर होता है, लेकिन अपना घर छोड़ जाता है और पाकिस्तान में रहता है। लेकिन इसके बच्चे होते हैं, ठीक है, इसका एक बच्चा होता है अब्दुल गनी का। इसके लड़के का नाम होता है चिरागुद्दीन। ठीक है, चिरागदीन, या फिर इसको आप शॉर्ट में चिराग कह सकते हो। और चिराग की एक पत्नी होती है जुबैदा, और जुबैदा और इनके 2 बच्चे भी होते हैं, किश्वर और सुल्ताना। ठीक है, यानी कि अपने इस परिवार को इंडिया में छोड़ के चला जाता है और लाहौर में पाकिस्तान में रहने लग जाता है। उसके चारों जो परिवार के सदस्य हैं, जिसमें उसका बेटा चिराग है, उसकी बहू जुबैदा है, उसकी जो पोती है किश्वर और सुल्ताना, इनको छोड़ के ही चला जाता है। इनसे भी कहता है ये चलने के लिए, लेकिन ये मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, हमें यहीं रहना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब ये अब्दुल गनी भारत में आता है इनको देखने मिलने, तो उसको मनोरी नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो उसके गांव का ही होता है। ठीक है, इसका मनोरी का रोल जो है इस स्टोरी में बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा सा रोल है, लेकिन मेन कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है सेकंड, वो है पहलवान। यानी कि इस स्टोरी में जो सबसे मुख्य किरदार है वो अब्दुल गनी और पहलवान ही है। इसके अलावा ये जो भी रोल हैं, इनके छोटे छोटे रोल होते हैं सबके। तो इसको, स्टोरी को हम समझते हैं। और 2 कैरेक्टर और हैं इस स्टोरी में, जो कि हमें, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, पर हमें इग्नोर नहीं करना। एक होता है कुत्ता, ठीक है, एक डॉग होता है, और एक होता है कौवा। ये दोनों ही मलबे के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। और मलबा क्या होता है, मलबा जब हमारा घर, कोई घर होता है, जब घर टूटता है तो उसमें जो ईंट पत्थर रोड़ी जो भी चीज़ें बिखर जाती हैं उसको मलबा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मलबे का मालिक कौन है, इसके ऊपर ये स्टोरी है। तो आपको सारे कैरेक्टर पता लग गए। ठीक है, वापस से कैरेक्टर को एक बार देख लो। अब्दुल गनी एक रखा पहलवान है, ठीक है, और दूसरा अब्दुल गनी का बेटा है इसमें चिराग, उसकी बीवी है जुबैदा, उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, उसके
ये आपको याद रखने कैरेक्टर, मनोरी कैरेक्टर है, फिर एक कुत्ता और एक कौवा, ये इसके मुख्य कैरेक्टर हैं। तो अब चलते हैं, हम स्टोरी को समझते हैं। देखिए, अब्दुल गनी जो होता है ना, वो भारत में रहने वाला होता है, भारत में पंजाब के अमृतसर में रहता है, लेकिन बंटवारे के समय में वो पाकिस्तान के लाहौर चला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। वो अपने बच्चों से भी कहता है, लेकिन उसके बच्चे नहीं मानते। वो कहता है, इसका बच्चा जो चिराग होता है, वो कहता है नहीं, मैं अपने परिवार के साथ भारत में ही रहना चाहता हूँ, पंजाब के अमृतसर में ही रहना चाहता हूँ। तो ये चला जाता है लाहौर और 7 साल तक वहाँ पे रहता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसे समझिए। फिर 7 साल के बाद इसका मन करता है कि मैं अपने देश यानी भारत में वापस जाऊं और एक बार अपने जो अमृतसर है, जो वहाँ पे मेरा घर था, उस घर को देखूं, अपने बच्चों से मिलूं। बहुत सारे इसके मन में ख्वाहिशें होती हैं, कैसा घर होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें। तो फिर ये लाहौर से निकलता है अमृतसर के लिए, ठीक है। लेकिन बहाना क्या बनाता है, ये समझिए। बहाना बनाता है ये, अपने कुछ मुसलमान दोस्तों के साथ आता है कि हॉकी का मैच देखने जा रहा है। यानी इंडिया में ये हॉकी का मैच देखने आता है, पर रियल में ये हॉकी का मैच देखने नहीं आता। हॉकी का मैच तो एक बहाना होता है। रियलिटी में वो क्या देखना चाहता है, वो अमृतसर का जो बाज़ार है, जहाँ पे कभी वो रहा करता था, उस बाज़ार को देखना चाहता है, ठीक है। अपने बाज़ार में अपने जो उसका घर था, उस अपने घर को देखना चाहता है, अपने बच्चों को देखना चाहता है। उसकी ख्वाहिश जो थी ये, लेकिन वो बहाना बना के क्या आया था कि वो हॉकी का मैच देखेगा, ठीक है। फिर वो क्या होता है, आता है यहाँ पे बाजार और घर वगैरह देखता है, तो उसको देखने में काफ़ी परिवर्तन लगता है, क्योंकि 7 से 7.5 साल के बाद आ रहा था। तो इतने समय में परिवर्तन तो हो ही जाएगा। वो यहाँ पे एक बांसा बाजार होता था। ये जो बांसा बाजार है, ये छोटा सा बाजार हुआ करता था। यहाँ पे एक बार आग लग गई थी बाजार में, ठीक है। आग लगने के कारण कई सारी दुकानें जल चुकी थी उसके सामने। ये पुरानी बात है, वो याद कर रहा होता है इन सब चीज़ों को। लेकिन अब जब वो बाजार में आके देखता है तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है, कुछ बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी है, कुछ जगह पे अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। तो वो कुछ बड़ी बिल्डिंगों को देखता है, कुछ मलबे को देखता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी पुरानी जो यादें हैं वो चलने लग जाती हैं। और आगे स्टोरी को ध्यान से समझिए। देखिए, अब्दुल गनी लंबे समय के बाद आया था, इसलिए उसको इतना ज़्यादा यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब्दुल गनी आ ही रहा होता है कि उसको उसके गांव का एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है मनोरी। तो अब्दुल गनी उस मनोरी को देख के पहचान जाता है। तो अब्दुल गनी जो मनोरी से बात करता है, पूछता है भाई क्या हाल है तुम्हारे, आपस में एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं और पूछते हैं क्या है घर का हाल। तो मनोरी जो है वो पूरी स्टोरी बताता है। कहता है भाई कि अब क्या है, जो तुम्हारा घर होता था, तुम्हारा घर जो है वो टूट गया है, वो उसमें आग लग गई थी, वो जल गया था, वो टूट चुका है, वो केवल मलबा बचा है, अब एक मलबे के रूप में है। तुम्हारा बच्चे जो थे वो बच्चे नहीं रहे, ठीक है। ये सब उसको पूरी स्टोरी बताता है, क्योंकि ये चीज़ उसको नहीं पता होती। वो तो 7 साल के करीब लाहौर में था, इंडिया में नहीं था। अब इंडिया में आता है तो वो यही सोच के आता है कि मैं अपना घर देखूंगा, अपने बच्चे देखूंगा। उसे थोड़ी पता है कि उसके घर में आग लग गई है, उसका घर टूट गया है, उसका घर मलबा हो गया है, उसके बच्चे नहीं रहे, ठीक है। उनके साथ क्या हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, उसे कुछ नहीं पता। तो मनोरी उसको बताता है कि तुम्हारे घर के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब ऐसे में क्या है, मनोरी और अब्दुल गनी आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब मोहल्ले के लोग भी देख लेते हैं कि ये दोनों कि अब्दुल गनी आया हुआ है और मनोरी से बात कर रहा है। तो मोहल्ले के लोग समझ जाते हैं कि आज तो पोल खुल जाएगी, यानी कि आज सारे राज खुल जाएंगे। अब राज खुलने का मतलब क्या है कि ये जो अब्दुल गनी है, इसका जो बेटा होता है चिराग, उसको मारा होता है उसके पड़ोसी ने ही, यानी एक रखा पहलवान होता है, उसने उसको मार दिया होता है। उसके पूरे परिवार को ख़त्म करने में रखा पहलवान का हाथ होता है। तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि आज तो मनोरी पूरी स्टोरी इसको अब्दुल गनी को बता देगा और सारी पोल खुल जाएगी रखे पहलवान की। ये होती है स्टोरी। आगे देखो क्या होता है। एक दिन क्या होता है, उसका जो बेटा होता है चिरागदीन, ठीक है, चिरागदीन अपने घर पे खाना खा रहा होता है। अब खाना खा रहा होता है वो, इसी समय उसको उसका जो पड़ोसी होता है रखा पहलवान, वो उसको बुलाता है, ठीक है। अब वो उसको बुलाता है, उसे पता नहीं होता वो मुझे किस लिए बुला रहा है, क्योंकि पड़ोसी हैं तो एक दूसरे में आते जाते रहते होंगे। तो ये उसके बुलाने पे चला जाता है। अब ये जब उसके बुलाने पे चला जाता है तो जो पहलवान है वो इसको बहुत मारता है, ठीक है। अपने दोस्त के साथ मिलके इसको बहुत मारता है और इसको जान से मार देता है। फिर इसकी बीवी जो होती है, उसकी बीवी को भी ख़त्म कर देता है और इसके बच्चों को भी ख़त्म कर देता है। यानी रखा पहलवान ने चिराग को भी मार दिया, उसकी बीवी जुबैदा को भी मार दिया और उसकी जो 2 बच्चे थे उनको भी मार दिया, यानी पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया। ये सबको मार देता है। अगले दिन क्या होता है कि जो नदी होती है, नदी में लाशें तैरती हुई दिखती हैं, यानी कि उनको मार के कहीं ना कहीं नदी में फेंक देता है। इसके बाद क्या होता है, देखिए, रखा पहलवान सोचता है कि मैंने इनको तो मार दिया, ये तो खत्म हो गए, अब जो घर बचा हुआ है इनका, उस घर को मैं अपने कब्जे में ले लेता हूँ, यानी कि अपना बना लेता हूँ, ठीक है। उस घर पे उसकी नज़र होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक से उस घर में आग लग जाती है। अब रखा पहलवान को नहीं पता कि वो आग किसने लगाई है, लेकिन उस घर में आग लग जाती है, सब कुछ जल जाता है, राख हो जाता है।
और पूरा घर जो है मलबे में तब्दील हो जाता है। यानी जो पहले एक अच्छा खूबसूरत घर हुआ करता था वो अब बन चुका है मलबा। इस पे किसकी नज़र थी? इस पे रखा पहलवान की नज़र थी इस घर पे, लेकिन अब वो मलबा हो गया है तो वो मलबे पे भी अपनी नज़र रखता है कि मलबा भी उसका ही रहे, मलबे पे उसका ही अधिकार रहे। तो ये मलबे की जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रखा पहलवान क्या है, मलबे पे भी किसी को हाथ नहीं लगाने देना चाहता कि कोई भी उसको छुए। अब अब्दुल गनी जो है वो आता है, ठीक है, कहाँ पे आता है? रखा पहलवान के पास। अब अब्दुल गनी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि रखा पहलवान ने ही उसके बच्चे को मारा है, इसने ही उसके परिवार को ख़त्म किया है। तो अब्दुल गनी आता है, इससे मिलता है रखा पहलवान से। अब रखा पहलवान थोड़ा सा घबरा जाता है। रखा पहलवान क्यों घबरा जाता है? क्योंकि इसको लगता है कि अब्दुल गनी आमने सामने अब आएगा तो मुझसे कहीं इसको मनोरी ने बता ना दिया हो कि मैंने ही उसके बच्चे की हत्या करी है, या जो भी उसके दिमाग में चलता है। लेकिन अब्दुल गनी को ये बात नहीं पता होती अभी भी कि उसके बच्चे को मारने वाला जो था वो रखा पहलवान था। वो अब्दुल गनी कहता है कि भाई ये कैसा ही हो गया, मैं तेरे भरोसे अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के गया था, तू तो हमारा अच्छा पड़ोसी था, तेरे होते हुए मेरे बच्चे की डेथ हो गई, उसको इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया? यानी कि अब्दुल गनी जो है कहीं ना कहीं विश्वास जता रहा है। किस पे विश्वास जता रहा है? अपने पड़ोसी रखा पहलवान पे। रखा पहलवान को ये सब सुन के थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि भाई उसकी हत्या करने वाला तो रखा पहलवान ही है। तो उसको अंदर से थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये ऐसे ऐसे कह रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कह के हाल चाल लेता है और कहता है चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं भाई, बच्चा नहीं रहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक रहो, तुम खुश रहो। रखा पहलवान को कहता है तुम खुश रहो, सब कुछ ठीक रहे, ऐसे करके दुआएं देता है और चल देता है। तो यहाँ पे जो रखा पहलवान जब सुनता है ना, तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो ख़राब हो जाती है। वो मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसको लगता है उसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही, वो बेचैन हो जाता है, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उसको उसने उसके अब्दुल गनी के बच्चों को मारा होता है और अब्दुल गनी कहीं ना कहीं उसको दुआएं देकर जाता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा, उसकी मानसिक स्थिति जो होती है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ तक स्टोरी हो जाती है। इसके बाद देखो एक बार क्या होता है, रखा पहलवान जो होता है अपने तखत पे बैठा होता है अपने घर के बाहर। तो मलबा जो होता है, मलबे के पास एक कौवा आता है और वहाँ पे चौखट लगी होती है, चौखट के ऊपर कौवा जो होता है वो बैठ जाता है। अब कौवा जब चौखट के ऊपर बैठता है तो उसमें जो डॉगी होता है यानी जो कुत्ता होता है वो कहीं ना कहीं उसको देखता है तो भौंकने लग जाता है। अब कुत्ते के भौंकने के कारण कौवा तो उड़ जाता है वहाँ से, लेकिन कुत्ता वहीं पे बैठा रहता है। अब ये जो कौवा है ये कहीं ना कहीं मलबे पे के लिए अपना संघर्ष कर रहा है और कुत्ता भी कहीं ना कहीं मलबे के लिए अपना संघर्ष कर रहा है। कौवा नहीं चाह रहा कि उस मलबे पे कोई और अधिकार करे, कुत्ता भी नहीं चाह रहा कि उस मलबे पे कोई और अधिकार करे, ठीक है। कौवा तो उड़ गया कुत्ते के भौंकने से। अब ये चीज़ पहलवान देख रहा होता है, तो पहलवान क्या करता है, वो जाता है कुत्ते के पास और कुत्ते को पत्थर मारता है, उसको भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता गुर्राने लग जाता है पहलवान पे, यानी कुत्ता उस जगह से हटने को ही तैयार नहीं होता। तो ये कहानी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। यानी यही कहानी थी पूरी की पूरी मलबे का मालिक कौन। तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन छूट जाता है कि मलबे का मालिक कौन? क्या पहलवान उस मलबे का मालिक है, या अब्दुल गनी इसका मालिक है, या ये कौवा इसका मालिक है, या ये कुत्ता इसका मालिक है? क्योंकि ये कुत्ते और कौवे का संघर्ष जो होता है ना, वो अब्दुल गनी भी देखता है कि दोनों ही संघर्ष कर रहे होते हैं मलबे के लिए। तो ये स्टोरी जो है कहीं ना कहीं विभाजन के समय की दर्दनाक स्टोरी है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टोरी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जरा भी डाउट है ना तो आप स्टोरी को दोबारा देखो, वीडियो को, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, स्टोरी दोबारा देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन आता है कि मलबे का जो मालिक कहानी है, इसके आधार पर कहानी की समीक्षा करनी है। अब कहानी की समीक्षा आप तभी कर पाओगे जब आपको कहानी पता होगी, ठीक है। सेकंड क्या क्वेश्चन है कि कहानी के तत्व के आधार पे मलबे का जो मालिक कहानी है इसकी समीक्षा करो। मतलब क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज घुमा देते हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो ये आपकी बुक में है कि मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना क्या है। अब्दुल गनी के चरित्र के बारे में बताना है, रखा पहलवान के चरित्र के बारे में बताना है, शिल्प की दृष्टि से मलबे का मालिक कहानी जो है वो बहुत ही सुगठित है, इसके बारे में बताना है, और इस कहानी का मूल्यांकन करना है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक जैसा ही बनेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन आपको ये इन सब के लिए स्टोरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको क्या है, अब मैं आपको इसकी स्टोरी आपको समझा दी है मैंने, अब आपको ले चलता हूँ मैं समीक्षा की तरफ, यानी कि अब हम कहानी की समीक्षा करेंगे, कहानी को समझेंगे, ठीक है। को जब हम समझते हैं उसके बाद हम कहानी की समीक्षा कर सकते हैं। कहानी की समीक्षा पे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कहानी के तत्व या कहानी की समीक्षा करते वक्त हमें 5-6 पॉइंट ऐसे हैं
जिसको बताना होता है, ठीक है। जैसे कि इसका कंटेंट क्या है कहानी का, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर की विशेषता पूछ लेते हैं, भाषा शैली पूछ लेते हैं, संवाद पूछ लेते हैं, देश काल वातावरण उद्देश्य, ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी समीक्षा में आ जाती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि ये होता क्या है। तो कथानक सबसे पहले देखते हैं। कथानक जिसमें विषय वस्तु होती है, यानी कि इसमें घटना के बारे में बताया जाता है। जैसे कि ये घटना कब की है, ये विभाजन के समय की घटना है। विभाजन के बाद जो त्रासदी हुई, जो लोगों को नुकसान हुआ, उसके बारे में बताया हुआ है। कैरेक्टर कौन कौन से है, तो मुख्य कैरेक्टर जो था उसका गनी था, ठीक है, अब्दुल गनी, और दूसरा लखा पहलवान। ये दो जो थे ये महत्वपूर्ण थे। संवाद जो है, डायलॉग्स कैसे कैसे हैं, जैसे छोटे संवाद हैं, स्पष्ट हैं, सरल है, प्रभावशाली है, ये डायलॉग्स देखे जाते हैं उसके अंदर। फिर भाषा शैली कैसी होती है, ठीक है, भाषा शैली को देखा जाता है। वातावरण यानी कि किस जगह की बात है, किस देश की बात है, किस काल की बात है, किस समय की बात है, उस समय कैसा समाज था, कैसे रीति रिवाज थे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके बाद आता है उद्देश्य, कि देखिए हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य जो होता है उसकी मूल संवेदना, उसमें अगर मनोरंजन के भाव हैं या वो संक्षिप्त होना चाहिए उद्देश्य, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। एक एक पॉइंट को अब देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट की। कथानक विषय वस्तु या इसको कंटेंट कहते हैं। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी में जो कथानक है वो बहुत ही सुगठित है, बिल्कुल अरेंज है सही तरीके से। इसका प्रारंभ जो है वो बहुत ही जिज्ञासावर्धक है, क्योंकि शुरुआत जो होती है उसमें बहुत जिज्ञासा होती है। क्योंकि 7.5 साल के बाद, अप्रोक्स आप मान लो मोटा मोटा 7 साल के आसपास, लाहौर में रहने के बाद जो गनी है, अब्दुल गनी, वो अमृतसर आता है। जब वो अमृतसर आता है तो वो हॉकी का मैच देखने के बहाने आ रहा था, लेकिन उसको हॉकी का मैच नहीं देखना था। उसको पुराने घर, पुराने बाजार, जिसको वो छोड़ के गया था, जो उसके लिए पराये हो चुके थे, उसको देखना चाह रहा था वो, ठीक है। वो तंग बाजारों में से गुजरते हुए और एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। वो कहता है कि देख फतेह दीना, मिस्री बाजार, अब मिस्री बाजार में जो दुकानें हैं उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। इस प्रकार मुसलमानों का जो झुंड था, जो टोली थी, इसका अमृतसर के बाजार में जो घूमते हुए इनके परिवर्तनों को देख रहे थे कि क्या क्या चेंजेस हुए। हिंदुओं की प्रतिक्रियाएं हो गई, ठीक है। अपने चिर प्रतीक्षित जिस मोहल्ले में वो जानता था, जिस मोहल्ले में वो रहता था, उस मोहल्ले में जाना, अपने मकान को देखना, मकान उसका मलबा बन चुका था, उस मलबा को देखना, और वो सारी घटनाएं जो हैं एक क्रम से चलती हैं और इस तरीके से कहानी का विकास होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर संघर्ष की स्थिति आ जाती है, जब उसे पता लगता है कि भाई उसका बच्चा नहीं रहा, ठीक है, उसका घर नहीं रहा, उसका घर जो है वो मलबा बन चुका है। तो वो बहुत दुखी हो जाता है। जब मनोरी से वो बातें करता है, रखा पहलवान से मिलता है, ठीक है, तो अपना दुख जो है उनके सामने व्यक्त करता है। उसे पता नहीं होता कि रखे पहलवान ने ही उसके बच्चे को मारा है, लेकिन फिर भी वो उसको क्या करता है, दुआएं देता है। ये यहाँ पे कौतूहल वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि जो लखा पहलवान है उसको नहीं पता होता कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है उसके साथ फ्यूचर में कभी भी। जब उसका अब्दुल गनी उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मुझे तो नहीं पता था ऐसा ऐसा हो गया, मेरा बच्चा कैसे ऐसे हो गया, तो ये सारी बातें वो दुखी हो जाता है कहीं ना कहीं। रखा पहलवान की कुछ समय के लिए हालत जो होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। और लोगों को ये लगता है कि अब ये दोनों आमने सामने हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच में बात खुल जाएगी और गाली गलौज होगी कि तूने मेरे बच्चे को मार दिया, ये हो गया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। रखा जो है वो गनी को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि अब नहीं लगा सकता, क्योंकि अब वो दिन नहीं रहे, ठीक है। और जो मलबे का मालिक बनता था ना, अब वो मलबे का मालिक भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं इसमें। इसके बाद ये तो था, इसकी इस तरीके से कहानी की शुरुआत होती है। ये कंटेंट है। कंटेंट कब का है, देश के विभाजन के बाद का है, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी कहानी में। इसके बाद है इसके कैरेक्टर। कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि इसमें मुख्य जो कैरेक्टर है वो अब्दुल गनी है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो पहलवान है। यही इसके दो मुख्य जो कैरेक्टर है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें चिराग दीन है, जुबेदा उसकी पत्नी होती है, उसकी दो बच्चे होते हैं, किश्वर और सुल्ताना। मनोरी जो है वो गांव का एक व्यक्ति है जो अब्दुल गनी से मिलता है, उसे बताता है। रखा पहलवान तो आप जानते ही हैं कि मेन कैरेक्टर है। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर हैं। मोहन राकेश जो है, इन्होंने जो जो इनकी कहानियाँ होती हैं, इसमें जो ज़्यादातर जो पात्र होता है, पात्रों का जो चित्रण किया जाता है, वो पारिवारिक कहीं ना कहीं विघटना या पारिवारिक विडंबना को झेलते हुए दिखाई देते हैं। इसमें इन्होंने क्रूर अत्याचार, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ था तो लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, हिंदुओं के साथ, मुसलमानों के साथ, ठीक है, और जो दंगे हुए थे, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जाता है। इन इन पत्रों के माध्यम से राकेश ने इन पात्रों के इन मतलब जो कैरेक्टर है, इन कैरेक्टर के माध्यम से राकेश ने युग के यथार्थ को, उस समय के युग की जो सच्चाई थी उसको अनुभव करके धरातल पर अभिव्यक्त करा है, यानी कि अपनी कहानियों के जरिए उसको लिखकर अभिव्यक्त किया है।
और जीवन सत्य को उसकी समग्र चेतना के साथ उजागर करने का प्रयास करती है। ठीक है, उसकी जो मोहन राकेश की जो कहानियाँ हैं कहीं ना कहीं उस समय में जीवन की जो सच्चाई थी, जो यथार्थ था, उसको कहीं ना कहीं कहानी के जरिए लोगों के सामने लाती है। ठीक है, इस कहानी का मुख्य चरित्र जो होता है अब्दुल गनी, जो कि लाहौर से आता है। ठीक है, अमृतसर में क्या करने, अपना मकान देखने के लिए। तो वो अपने मकान को देखने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित होता है। वो उस मकान को देखना चाहता है जिस मकान के लिए उसका पुत्र वहीं रुक गया था। ठीक है, पाकिस्तान नहीं गया उसके साथ। तो उस मकान को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है वो। और ये वही मकान था जहाँ उसकी बीवी और बच्चे सहित मकान को देखने ही उसको, मतलब जहाँ पे उसकी बीवी बच्चे कभी रहते होंगे। तो जैसे ही मकान को देखता है तो अतीत की स्मृतियाँ, जो उसके पीछे का जो यादें थी, वो सारी कहीं ना कहीं उसको घेर लेती है। बार बार उसको अपने बेटे का ध्यान आता है कि उसका बेटा इसी मकान के लिए रुका था और वो यहाँ पे मारा गया। दूसरी ओर रखा पहलवान जो था, वो अमृतसर में रहने वाला एक व्यक्ति था जो गली का दादा था। ठीक है, बहुत रौब से सभी पे अपनी अकड़ दिखाता था, सब उससे डरते थे। ठीक है, वो एक स्वार्थी और विश्वासघाती व्यक्ति था, क्योंकि उसने अपने स्वार्थ के लिए और उस मकान को हथियाने के लिए उस चिराग दिन जो था उसकी हत्या कर दी थी और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया था। जघन्य कृत्य करने से पहले उसने कुछ भी नहीं सोचा। ठीक है, और इसीलिए लोग उससे डरते थे, उससे दुखी रहते थे, उससे परेशान रहते थे। लेकिन जब गनी उससे मिलता है, अब्दुल गनी उससे मिलता है, तो लोगों को लगता है कि इनके बीच में बहस हो जाएगी। लेकिन गनी को पता ही नहीं होता कि उसके बच्चे का हत्यारा जो है वो यही है। वो बल्कि उसको दुआएं दे के जाता है। ठीक है, और कहानी के एंड में क्या होता है, कौवा जो होता है वो उसकी चौखट पे बैठा रहता है। तो उसको, कौवे को बैठा हुआ देख के कुत्ता जो होता है उस पर भौंकने लगता है। कुत्ता उसको भौंक के उड़ा तो देता है, यानी कि उसको हटा देता है, लेकिन वो कुत्ता वहीं जम जाता है। और ऐसे में जब उसको पहलवान देखता है तो वो आता है, कुत्ते को भी हटकाने की कोशिश करता है वहाँ से, लेकिन कुत्ता वहाँ से नहीं हटता है। ठीक है, वहीं पे रहता है। तो एक तरह से अपना संघर्ष दिखा रहे हैं मलबे के प्रति ये। तो ये कहानी थी। ठीक है, ये कहानी में क्या थे, कैरेक्टर थे, कैरेक्टर के बारे में हमने बता दिया है। इसके बाद क्या है, भाषा शैली। भाषा शैली देखो, इनकी जो कहानी होती है ना, उसकी भाषा शैली जो है वो सरल होती है, सहज होती है। मुहावरों का कुछ जगह पे इस्तेमाल किया गया है, और इन्होंने जो लोकल लैंग्वेज है, आम बोलचाल थी, उसके शब्दों का इस्तेमाल किया है। तद्भव शब्दों का भी प्रयोग है इनकी कहानी में। कहानी की भाषा में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज यानी देश के शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है, और ग्रामीण जो गांव की भाषा में बोले जाने वाले शब्द थे, हर तरह के शब्द का इस्तेमाल करा है। इनको जहाँ पे जैसे शब्दों का प्रयोग सही लगा इन्होंने वैसा करा, यानी कि कहते हैं जैसी कहानी में सिचुएशन बनी उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या करा, वर्ड यूज़ किए, शब्द यूज़ किए। वो अलग अलग भाषा के भी, जैसे पंजाबी भाषा के शब्द भी कहीं कहीं पे है, उर्दू भाषा के शब्द भी कहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, अवसर के अनुसार उन्होंने जो सही शब्द लगा वो इन्होंने यूज़ करा। जैसे कि देखो, हाँ बेटे ये मेरी यद भक्ति है कि मैं अकेला पहले निकलकर चला गया, अथवा चुप कर रसम खाने, या फिर प्रभु सच्चियाँ तू ही है, तू ही है, तू ही है। यहाँ पे आपको उर्दू और पंजाबी दोनों के शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने उर्दू और पंजाबी जैसी भाषा के शब्द भी इसमें इस्तेमाल किए। अब बात करते हैं वातावरण और देशकाल। वातावरण देशकाल में क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है किस काल की घटना है। ये 1947 की घटना है। उस समय क्या हो रहा था, देश का विभाजन चल रहा था। ठीक है, किस देश की घटना है, तो भारत की घटना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उस समय में क्या रीति रिवाज थे, उस समय में क्या प्रथाएं चलती थी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो वातावरण को देखते हैं। देखिए, ये जो कहानी है इसमें भारत का जब बंटवारा हुआ था उस समय का जो भी काल था उसका चित्रण किया गया इस कहानी के जरिए, और बहुत ही मार्मिक तरीके से इसमें बताया गया कि किस प्रकार से लोगों के साथ उस समय में गलत हुआ था। ठीक है, लोग जो थे वो आतंक वाली स्थितियों में रहते थे। उसका सजीव वर्णन जो है मोहन राकेश ने इस कहानी में किया है। और इस आतंक जो है वो कहीं ना कहीं जो पाठक है हमारे जैसा, जो पढ़ने वाला है, उसके दिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, हमारे हृदय को तेजी से धड़कने के लिए मजबूर कर देता है कहीं ना कहीं। ऐसा, मतलब ऐसा सजीव चित्रण किया है इन्होंने अपनी कहानी के जरिए। अब्दुल गली जो है वो मलबे के मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर उसके ऊपर डाल रहा होता है। ठीक है, दरवाजे की चौखट को देखता है, उसका वही घर, समझो ना, उसकी उसकी कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने घर से। जब अपने घर को एक मलबे के रूप में कोई भी देखेगा तो उसको रोना आ जाएगा। वही देखकर वो बहुत दुखी होता है। जब चौखट को देखता है तो अपनी बाहें फैला देता है, उसको पकड़ के रोने लग जाता है। वो कहता है, डायलॉग देखो यहाँ पे क्या है, बोल चिराग दीना बोल, तो कहाँ चला गया। ठीक है, ओए, इस कहानी के सांकेतिक विवरण का सहारा लेकर एक वातावरण का निर्माण किया गया है। रखा पहलवान, कौवा, कुत्ता, इन सब ने अपने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया है। कौवा जो था वो भी कहीं ना कहीं मलबे पे अपना संघर्ष दिखा रहा था, वो उस पर अपना कब्जा चाह रहा था। कुत्ता भी उस पर अपना कब्जा चाह रहा था, और रखा पहलवान तो उस घर को ही चाह रहा था। पहले से उसकी नज़र थी कि इस घर को मैं लूँगा, लेकिन ठीक है, नहीं हो पाया।
और एक भटका हुआ कौवा जो है वो कहीं से उड़ के चौखट पे बैठ जाता है। फिर उसको कुत्ता जो है वो भौंक कर उसको भगा देता है। फिर कुत्ते को जो है पहलवान भगाने की कोशिश करता है, वो पहलवान को के ऊपर भी भौंकने लग जाता है और तब तक भौंकता रहता है जब तक पहलवान वहाँ से कुएं के पास ना चला जाए। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो लेखक है ना, उसने एक वातावरण बनाने की कोशिश की है, पूरा एक एटमॉस्फेयर बना दिया है बिल्कुल कहानी के लिए, और बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। ठीक है, एक तरह से इमोशनल दर्दनाक चित्रण किया है। डायलॉग्स की बात करें तो संवाद जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि मोहन राकेश के जो संवाद है इनकी कहानियों में वो सिंपल रहते हैं, संक्षिप्त है और सरल है, बिल्कुल सिंपल है, संक्षिप्त है। ठीक है, संवाद से क्या होता है, हमको अनुभव होता है कि किस प्रकार की वो कहानी रही है। जैसे अब्दुल गनी का एक संवाद था, एक डायलॉग था, वो कहता है कि बोल चिराग दिन बोल कहाँ चला गया, ओए ओ किश्वर, ओए सुल्ताना कहाँ गए, इस तरीके से बोलता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उस समय जब वो दुखी होता है तो उसके दुख को दिखाते हैं। तो ऐसे संवाद का इस्तेमाल किया गया जो आसानी से समझ में आ जाता है। कहता है हाय मेरे बच्चे, ओए गनी को कहाँ छोड़ दिया, कहाँ मुझे छोड़ के चले गए, ओए, ऐसे करके दुखी होता है, रोता है। तो ऐसे संवाद है। ऐसे ही संवाद गनी और रखा पहलवान के बीच में भी है कि उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी मानसिक भावना और पीड़ा जो है वो दिखाई देती है। जैसे कि गनी कहता है तू बता रखे, ये सब हुआ किस तरह, कैसे हो गया। गनी किस तरह अपने आंसू रोक कर बोला होगा उससे, सोचो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाता है और उसके बच्चे मर जाए, अगर सोचो तो उसे कितना दुख हुआ होगा, कैसे उसने पूछा होगा रखे से कि बता ये कैसे हो गया। ऐसे ही रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक गूंज थी, क्योंकि रखा भी कुछ समय के लिए इमोशनल हो गया था। ठीक है, और पाकिस्तान, वो कहता है उससे कि बताओ पाकिस्तान में तुम लोगों का क्या हाल है, तुम वहाँ पे कैसे रहते हो। उसने पूछा, उसके गले की जो नसें थी उसमें नस में एक तनाव आ चुका था, क्योंकि वो समझ रहा था, उसे अंदर से डर था कहीं इसको पता ना लग गया हो। मनोरी ने गली के बाहर निकलकर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। उसके मन में ये चल रहा था कि मनोरी ने तो सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का गला जो है वो बिल्कुल सूख जाता है। रखा अब किस मुंह से लोगों के मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा, क्योंकि भाई अब उसका जो मालिक है वो तो आ चुका है। अब कैसे वो बोलेगा कि भाई यहाँ पे अपनी गाय नहीं बांध सकते। तो ये कहीं ना कहीं इसके डायलॉग्स है। ठीक है, इसके डायलॉग्स जो हैं, संवाद जो हैं, ये बहुत ही सिंपल हैं। इसके बाद है उद्देश्य। हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। तो देखिए, मलबे का मालिक कहानी जो है, इसमें लेखक जो है एक जीवन के यथार्थ को दिखाता है। ठीक है, उस समय की सामाजिक स्तर को दिखाता है, और लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ देता है कि मलबे का मालिक कौन। अब आप सोचो कौन है, क्या कुत्ता जो है वो मलबे का मालिक है, या रखा पहलवान मलबे का मालिक है, या अब्दुल गनी मलबे का मालिक है, या कौवा मलबे का मालिक है, कौन उसका मालिक है। ये इसमें लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देता है। ये देश के विभाजन के समय में जो उस सामाजिक परिवेश था उस समय की कहानी है। इसमें कहीं ना कहीं यथार्थ की खोज है, सच्चाई, वास्तविकता को ये दिखा रही है। ये ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करती है जिसका घर जो है वो सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ चुका होता है। लेकिन कहानी जो है केवल गनी या रखे पहलवान की नहीं है, बल्कि विभाजन का। देखो, इसमें केवल गनी या रखा पहलवान मत समझना, जो विभाजन हुआ था उसमें हजारों लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ था, उनका घर टूट गया, उनको इधर उधर जाना पड़ा, सबके सामने मतलब ये समस्या थी। ठीक है, लोगों को ये समस्या आई थी। यहाँ मलबे का एक स्वतंत्र अस्तित्व बताया गया है। मलबा जो है देश के विभाजन का परिणाम है, क्योंकि देश का विभाजन नहीं होता तो घर नहीं टूटते लोगों के, और वो मलबे में तब्दील नहीं होते। उजड़े हुए जीवन और टूटते हुए मूल्यों का प्रतीक है मलबा। रखे पहलवान की तरह हमारा एक वर्ग आज भी इन टूटते गिरते मूल्यों के मलबे के ढेर पर उसे अपनी जागीर समझकर बैठा है। आज भी देखें तो आज के समय भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सब कुछ भुला चुके हैं। ठीक है, कोई उन मर्यादा कुछ भी नहीं रही उनके अंदर। आज भी कहीं ना कहीं वो इसी तरीके के लोग हैं। वास्तविकता तो ये है कि मलबा ना तो गनी का है और ना ही रखे पहलवान का है। ये तो एक गुजर चुका समय है जो बताता है कि ये अवशेष हैं, क्योंकि देखो जैसे ही जैसे समय बीतता है ना तो परिवर्तन आता है, और ये एक तरह से परिवर्तन का प्रतीक हो रहा है। तो यहाँ पे अपना जो ये समीक्षा है वो हो जाती है। लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मोहन राकेश का जीवन परिचय। इसको आप खुद से पढ़ लो, क्योंकि इसमें कुछ समझने का नहीं है, ये आपको खुद से ही पढ़ना होता है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, 8 जनवरी 1925 में। मृत्यु कब होती है, दिसंबर 1972 में। पिताजी का नाम था श्री करमचंद गुगलानी, जो कि वकील थे, और मोहन राकेश का शुरू में नाम होता था मदन मोहन गुगलानी, लेकिन बाद में ये मोहन राकेश के नाम से फेमस हुए थे। अमृतसर में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करी थी, लेकिन बाद में इन्होंने जो उच्च शिक्षा है वो लाहौर से करी थी। यहाँ पे संस्कृत में एमए करा था इन्होंने, एमए हिंदी में भी किया था, और वो फर्स्ट भी आए थे कॉलेज में। ठीक है, और इन्होंने कुछ समय अध्यापन का काम भी करा, लेकिन इनका मन नहीं लगा, ये इधर उधर जाते रहे। और विभाजन के बाद ये जालंधर में जाके बस गए थे। मोहन राकेश ने सारिका नाम की एक पत्रिका थी, उसमें संपादन का काम भी किया था, टीचिंग का काम भी करा था, लेकिन उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से भी
अपना त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं जैसे इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, रोए रेशे, एक और दुनिया, मिले जुले चेहरे, मेरी प्रिय कहानियाँ, ये सब है। तो आप खुद से पढ़ सकते हो। इसमें देखो, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, जो समझाने का था वो वहाँ तक था, मैंने समझा दिया आपको। ये आप खुद से पढ़ो। ये निबंध वगैरह इन्होंने कौन कौन से लिखे हैं और इनके कवि परिचय को आप और डिटेल में पढ़ सकते हो आपकी बुक में। मेन जो है मैंने आपको ये समझा दिया कि स्टोरी को कैसे समझना है और स्टोरी की समीक्षा कैसे करनी है, क्योंकि पेपर में आपकी समीक्षा आएगी, स्टोरी नहीं पूछते आपसे, सीधा 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 समीक्षा पूछते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं आपको दिखा दूं। देखो ये क्वेश्चन थे, अब्दुल गनी के चरित्र के बारे में बताना है। तो अब आप आराम से बता दोगे कि अब्दुल गनी जो था एक बूढ़ा मुस्लिम व्यक्ति था, ठीक है, जो कि विभाजन के समय देश छोड़ के चला गया था। वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल व्यक्ति था, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने बच्चों से, अपनी ज़मीन से उसे प्रेम था, ठीक है, और वो लोगों को, उसके साथ गलत हुआ फिर भी वो लोगों को दुआएं देता था। तो इस तरीके की बातें आप खुद से बना के लिख सकते हो, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। रखा पहलवान, इसके बारे में बताना कि भाई वो एक पहलवान टाइप का आदमी था, वो दादा था, ठीक है, और वो लोगों के साथ गलत करता था, स्वार्थी था, उसने लोगों उसकी अब्दुल गनी के परिवार के जो 4 सदस्य थे उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है, चिरागदीन, जुबैदा और उसकी 2 बच्चियों की हत्या करी थी। और वो कहीं ना कहीं लालची व्यक्ति था, दूसरों की ज़मीनों को कब्जाने वाला व्यक्ति था। इस तरीके की चीज़ें आप बता सकते हो। और ठीक है, और जो इसके अलावा जो क्वेश्चन है इसमें सब में वही आंसर आएगा जो मैंने बताया। कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो मूल संवेदना क्या है? विभाजन के समय का दर्द बताया गया है कहानी में, कि विभाजन के समय लोगों के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। कई लोगों ने अपनी ज़मीन, अपना घर खो दिया, कई लोगों ने अपना परिवार खो दिया, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी स्टोरी जो है खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।